नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसमें आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में क्या बातें कही। साथ ही आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता पर अमेरिका ने क्या कुछ कहा। वहीं दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे दिल्ली में सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाकर क्या घोषणा की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर के विल्मिंगटन में क्वाड नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और यह किसी के खिलाफ नहीं है। इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर भी चर्चा हुई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी के खिलाफ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर है। इस दौरान पीएम ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा, क्वाड कायम रहेगा और यह किसी के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि यह नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान के पक्ष में है। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। पीएम मोदी ने बाइडेन को दी बधाई। पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारी साझी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोविड महामारी के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन पहल शुरू की। मुझे खुशी है कि हमने क्वाड ढांचे के भीतर सर्वाइकल कैंसर जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और
मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको अफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देगा भारत। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत का रुख साफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत का दृष्टिकोण एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। प्रधानमंत्री ने सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट और टीकों में $7.5 मिलियन के लिए क्वाड मूनशॉट पहल के तहत भारत के समर्थन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भारत रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में भी योगदान देगा। भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैंपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. बाइडेन का क्वाड को ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर बल। वहीं क्वाड शिखर सम्मेलन में बोलते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम लोकतांत्रिक देश हैं जो जानते हैं कि काम कैसे पूरा करना है। मैंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही क्वाड को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए आपसे संपर्क किया। बाइडेन ने कहा, Fellow leaders, welcome to Delaware. Welcome to Claymont, Delaware. It used to be a steel town here years ago. And welcome to the border of Wilmington, Delaware. And I'm really pleased that you were able to be in my home and see where I grew up. I got a chance to do that in Hiroshima. Got a chance to do that in other places, and I'm glad you got to see it. You know, welcome. We're democracies. We're democracies who know how to get things done. That's why within the first days of my presidency, I reached out to each of you, each of your nations, to propose we elevate the Quad, make it even more consequential. 4 years later, our four countries are more strategically aligned than ever before. And today, we're announcing a series of initiatives to deliver real, positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching
cooperation between Coast Guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. So I want to thank you all again for being here. You've come a long way to get here, and I appreciate it. And while challenges will come, the world will change because the Quad is here to stay, I believe. Here to stay. क्या है क्वाड? आसान भाषा में कहें तो क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। चारों ही लोकतांत्रिक देश है जो कि आसान और सुरक्षित समुद्री व्यापार हिमायती है। इस समूह का लक्ष्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र मुक्त और समृद्ध रहे। क्वाड समूह बनाए जाने का विचार सबसे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को साल 2007 में आया था। हालांकि उस समय चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने खुद को इससे दूर कर लिया था। आखिरकार 2017 में इसका गठन हुआ। भारत के लिए क्वाड की अहमियत। दरअसल पड़ोसी देश चीन हिमालय क्षेत्र में भारत को चुनौती देता है। इसका तोड़ भारत ने समुद्री क्षेत्र में दिया। भारतीय समुद्री क्षेत्र से होते हुए चीन बहुत सा कारोबार करता है। ऐसे में भारत क्वाड के जरिए चीन पर नकेल कस सकता है। अगर चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने की सोची तो भारत भी उसके समुद्री कारोबार पर निशाना साध सकता है। अमेरिका ने यूएनएससी के लिए किया भारत का समर्थन। दरअसल इससे पहले क्वाड समिट में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। यह वार्ता कई मायनों में बेहद खास रही। इस वार्ता से एक बात यह निकल कर आई कि बाइडेन ने भारत के उस दावे का समर्थन किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। भारत कहता रहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इस ग्रुप में बदलाव की जरूरत है। दिल्ली में सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने मिशन दिल्ली 2025 पर काम करना शुरू कर दिया है। रविवार को वो जंतर मंतर पर आयोजित जनता की अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने खुद को ईमानदार बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं लगे हाथ केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल भी दाग दिए। उधर केजरीवाल के बयानों पर बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम पद छोड़ने के बाद फुल फॉर्म में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सभा आयोजित की जिसे उन्होंने जनता की अदालत नाम दिया। इस दौरान उन्होंने जनता के सामने अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा, हमने पिछले 10 सालों में ईमानदारी से सरकार चलाई। महिलाओं की बस और बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को शानदार बना रहे हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, ईमानदारी से पैसे सरकार के बचा रहे थे और ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हमने जनता को जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, शानदार अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लोगों की शिक्षा शानदार कर दी, बच्चों को भविष्य दे दिया। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को बेईमान साबित करो, मनीष सिसोदिया को बेईमान साबित करो, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख से केजरीवाल के 5 सवाल। केजरीवाल ने इस दौरान आरएसएस को भी निशाने पर लिया। आप संयोजक ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस वाले कहते हैं कि वे राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, इसलिए वह पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि जिस तरह से पीएम मोदी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें
गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका? बेईमानी के दाग से जिंदा भी नहीं रह सकता। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी की बात कहते हुए कहा, मैं बेईमान होने के दाग के साथ काम करना तो दूर जिंदा भी नहीं रह सकता। अगर मैं बेईमान होता तो क्या बिजली और महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर सकता था? सरकारी स्कूल और अस्पताल अच्छे कर सकता था? मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं दाग के साथ नहीं जी सकता, दाग के साथ काम करना तो दूर की बात है, मैं इस दाग के साथ मैं जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता, ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। विधानसभा चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा। वही दिल्ली में 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, विधानसभा चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, तभी मुझे वोट देना। अब झाड़ू आम आदमी पार्टी का केवल चुनाव चिन्ह नहीं रह गया है। इस बार अगर आपको लगे कि हमने आपके लिए काम किया है और केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी ईवीएम में झाड़ू का बटन दबाना। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है
और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। भारत माता की। बीजेपी ने लगाए भ्रष्टाचारी सुपर सीएम के बैनर। वहीं इस बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत के जवाब में बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी सुपर सीएम केजरीवाल के बैनर लगाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने इस दौरान मांग करते हुए कहा, भ्रष्टाचार का हिसाब देना ही होगा। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल को जनता की अदालत लगानी ही है तो ग्रामीण इलाकों में लगाए जाकर, जहां इनकी सरकार ने सब खस्ताहाल कर दिया है। अरे जनता दरबार उनको लगाना है तो वो दिल्ली की कॉलोनियों में लगाए, गांवों में लगाए, झुग्गी झोपड़ियों में लगाए। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर कीचड़ है, धूल उड़ रही है। दिल्ली के अंदर जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। आज डीटीसी के पास सीएनजी की बसें नहीं हैं। दिल्ली के अंदर कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं खुला। आप देखो ना दिल्ली की हालत क्या बन गई है। दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। इस बरसात में लगभग 25-26 लोगों की जानें चली गई हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली को पिछले 9.5 सालों में नरक बना दिया है। यदि उनको चौपाल लगानी है तो वो दिल्ली देहात में जाएं, वो झुग्गियों में जाए, वो गांवों में जाए, वो जो हमारी कॉलोनियाँ वहाँ जाएं जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और यदि कोई पानी उनको मिल भी रहा है तो वो जहरीला पानी है, उसको पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को वहाँ चौपाल लगानी चाहिए। कांग्रेस ने जनता की अदालत को बताया नाटक। वहीं केजरीवाल की जनता की अदालत को कांग्रेस ने नाटक करार दिया है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, 11 साल बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जनता की याद आई और उन्होंने आज जनता दरबार लगाने का नाटक किया। उनका चेहरा जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गया है। शुक्र है आज केजरीवाल जी को जनता की याद तो आई। पिछले 10 साल में जो व्यक्ति ये लगातार कहता था कि हम जनता से पूछकर अपने फैसले लेंगे, आज 10 साल बाद जब उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके ऊपर आरोप लगे थे। स्वेच्छा से इस्तीफा देते तो तब देते जब वो जेल गए थे, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज जब कोर्ट ने इस तरीके की बंदिशें इनके ऊपर लगाई कि आप फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते, ऐसे समय में मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देते ही जनता की याद आ गई। कोई बात नहीं, लेकिन जनता के कुछ सवाल भी हैं और जनता ये जानना चाहती है कि जो 10 साल आपको दिए, रादर 11 और 12 साल होने को हैं, जो जनता को आपने वादे किए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? आज आपके साथ साथ आपके उप मुख्यमंत्री, आपके पूरा मंत्रिमंडल लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खा कर आए हैं। आज जनता ये पूछना चाहती है कि उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की बात की थी, कहाँ है वो डेवलपमेंट? कहाँ है वो 500 स्कूल? कहाँ है वो हॉस्पिटल्स? कहाँ है जनता को ये वादा किया गया था कि पानी फ्री देंगे? आज जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है। सभी 70 विधानसभाओं में लगेगी जनता की अदालत। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए खास योजना बनाई है। इसके तहत सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वो जनता की अदालत लगाएंगे। साथ ही जनता से सवाल पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है या नहीं। वह जनता से ये भी पूछेंगे कि लोग उन्हें ईमानदार मानते हैं या नहीं। बता दें, केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए थे। इसके बाद उन्होंने 17 सितंबर को सीएम पद छोड़ दिया था। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।